बॉडी बनाने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत लगती है, महीने लगते हैं, पर वापस चर्बी आने में, वजन बढ़ने में उससे बहुत कम समय। हमारे व्यूअर हैं रितेश और वो काफ़ी समय से जिम जा रहे थे, एक्सरसाइज करते थे, हैवी वर्कआउट्स करते थे, मसल्स भी बना लिए थे, पर कुछ समय पहले उनके पैर की हड्डी टूट गई जिस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए। अब पैर तो ठीक है, पर अब उस पैर पर वो ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, इस वजह से एक्सरसाइज और जिम पूरी तरह से छूट गया। देखते ही देखते उनकी मांसपेशियां गायब हो गई, यानी जो मसल्स बनाई थी दे वैनिश्ड। शरीर में चर्बी बढ़ गई, फैट बढ़ गया। अब यही नहीं, उनके शरीर में और भी बदलाव आए हैं। रितेश चाहते हैं वो अपने शो पर एकदम से एक्सरसाइज या फिर जिम छोड़ने के नुकसानों पर बात करें। साथ ही ये भी बताएं कि अगर जिम वापस जा पाना मुमकिन नहीं है तो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करें। यदि आप काफी लंबे समय से वर्कआउट कर रहे थे और किसी कारणवश आपको वर्कआउट को बंद करना पड़ रहा है, तो क्या इसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, शरीर में बदलाव आना तय है। यदि हमने अपने फिटनेस लेवल को 0 से लेके हीरो तक का सफर हमने काफी लंबे समय में तय किया है, और जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे तो वो फिटनेस लेवल हमारे हीरो लेवल से वापस 0 लेवल में एक लंबे समय में आ जाएंगे। इसके अलावा जो विजिबल साइंस होंगे, जैसे कि मोटापा आना, फैट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हमारे एनर्जी लेवल्स का कम होना, हमारे स्लीप पैटर्न्स में डिसरप्शंस आना, और इसके साथ ही हमारे मानसिक अवस्था में भी, हमारे अर्थात मानसिक स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आना। उदाहरण के तौर पर हमारा जब हम वर्कआउट कर रहे थे, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस था, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, उसमें गिरावट आ सकती है एक लंबे समय में। इसके साथ ही जो हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ या मस्कुलर इंड्योरेंस है, उसमें भी एक लंबे समय में जब हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो उसमें भी एक गिरावट हम नोटिस कर पाएंगे। हमारे शरीर की कैपेबिलिटीज, मोबिलिटी की या फिर वो स्टेबिलिटी यानी कि बैलेंसिंग एबिलिटीज, उसमें गिरावट होना भी संभव है। हमारे बॉडी की कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो लीन बॉडी मास अर्थात बोन मास और मसल मास, इनमें भी एक लंबे समय में हम गिरावट देख पाएंगे। और उस गिरावट की वजह से, क्योंकि मसल मास हमारा कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा फैट परसेंटेज ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें वेट गेन या मोटापा आना लगभग तय है। हमारा मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज और वर्कआउट जब हम कर रहे होते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत दुरुस्त होता है, बट ये जब हम उनको बंद कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन हम नोटिस कर पाएंगे। ये आपका मेटाबॉलिज्म ही है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स या ग्लूकोज लेवल्स या फिर आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली यदि मेटाबॉलिज्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आएगी तो उसका इफेक्ट इनके ऊपर भी पड़ेगा। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, उसमें भी परिवर्तन आना तय है, लाइक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या स्टेट ऑफ एनर्जी, इन सब में भी एक गिरावट आ सकती है। इम्यूनिटी, जी हाँ, जब हम एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे होते थे तो हमारी इम्यूनिटी सर्वोच्च होती थी, लेकिन जब हम उनको बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे भी पड़ेगा, जो कि नीचे आने लगेगी, और उसकी वजह से हम बारंबार बीमार हो सकते हैं और शायद हमें अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि हमें आजीवन हेल्दी और फिट रहना है तो हमें आजीवन ही हमें फिटनेस में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर भी किसी कारणवश यदि हमें उनको बंद करना पड़ रहा है तो फिर कुछ बातों पे हमें गौर करने की आवश्यकता है, जैसे कि हम एक्सरसाइज या वर्कआउट को अचानक से पूर्णतः बंद न कर दें, हम उसे धीरे धीरे कम करते चले जाएं। हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं, यानी कि फूडिंग हैबिट्स हैं, उन्हें भी हमें दुरुस्त रखना होगा। हम अच्छा खाएं, हम हेल्दी खाएं। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य, उस पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है, जिसको कि हम बेहतर कर सकते हैं यदि हमारा सोशल सर्कल बड़ा होगा या हम सोशली एक्टिव होंगे। और कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा या ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। WHO और ACSM भी यही बताते हैं कि एक मनुष्य को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि लो से मॉडरेट इंटेंसिटी की हो सकती है। अब ये चाहे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, योगा हो
या कोई अन्य कोई स्पोर्ट्स हो। जिंदगी भर फिट रहना है तो जिंदगी भर मेहनत भी करनी पड़ेगी। भले ही आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, पर किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो ना सिर्फ वजन बढ़ेगा बल्कि और समस्याएं भी होंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। उस दिल की बीमारी के बारे में बात करते हैं जो भारतीय युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। भारतीय युवाओं में दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वो गुजरे जमाने थे जब दिल की बीमारियां उम्र की देन मानी जाती थी। आज के समय में दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक उम्र नहीं देख रहे। आज हम बात करेंगे ऐसी एक दिल की बीमारी के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि CAD। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर प्रफुल्ल ने। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लॉकेज, और इसका मुख्य कारण है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण हार्ट की नसों को नुकसान पहुंचता है और ब्लॉकेज हो जाती है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होना। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा कारण है स्मोकिंग, तंबाकू। चौथा कारण है जेनेटिक यानी परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही है। और पांचवा कारण जो बहुत ही कॉमन है वो है कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। अब बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। इसलिए आपको हर कुछ समय में अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में छाती के बीच में आपको दर्द होता है, भारीपन लगता है, जलन होती है, उल्टे कंधे में दर्द होता है, चलते वक्त तकलीफ बढ़ती है, घबराहट लगती है या सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं, अगर आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, तो उस वक्त एक कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। इसलिए देरी मत करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। एक तरह का स्पेशल एक्सरे है जिससे ये पता चलता है कि कितने और किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं। पता चलने पर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी यानी कि एक सर्जरी की जाती है या फिर बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ खतरनाक हो सकती है, इसलिए लक्षणों पर खास नज़र रखिए और लक्षण दिखने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हालत बिगड़ने का इंतज़ार मत करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या ठंड के मौसम में अमरूद खाने से बचना चाहिए? अमरूद सिर्फ अपने लाजवाब स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए भी जाना जाता है। अमरूद क्यों है इतना खास, ये हमें बताया क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने। दीप्ति बताती है कि अमरूद में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ ही कई बीमारियां जैसे कि ओवरवेट होना, डायबिटीज़, इससे भी बचाने में अहम रोल निभाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करता है और इसके अलावा अमरूद विटामिन C से भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। अमरूद में पॉलीफेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अमरूद में पाए जाने वाले कंपाउंड इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण भी देते हैं। अब सवाल है कि क्या ठंड के मौसम में अमरूद नहीं खाना चाहिए या बचना चाहिए? डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि अगर आपको कफ वगैरह की दिक्कत नहीं है तो आप अमरूद खा सकते हैं ठंड में भी, लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी है तो इस दौरान अमरूद खाने से बचना थोड़ा बेहतर होता है। एक बात और, अमरूद रात में भी खाने से मना किया जाता है। दीप्ति खटूजा इसकी मुख्य वजह हाई फाइबर बताती हैं जो कई लोगों में गैस कर सकता है। अमृता मिश्रा के मुताबिक रात के बजाय अगर हम दोपहर में अमरूद खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। सिर्फ यही वजह है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।